भारतीय संविधान की विशेषताओं के पश्चात आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रत्येक संविधान के आरंभ में प्रस्तावना दी होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। यह हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं के विचारों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के आरंभ में भी प्रस्तावना दी गई है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जब हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था, तो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और उस संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के माध्यम से होती है, जो संविधान की मूल भावना को सामने रखती है। यह प्रस्तावना हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेहरू के द्वारा प्रस्तावना से पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यह प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध विद्वान पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच दिखाई देती है और यह संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आता है। इस प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार है, यद्यपि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में ही ली गई थी, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया है, यद्यपि सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में शामिल की गई थी। तो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है। तो भारतीय संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, लक्ष्य हैं, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। यदि हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान का जो लिखित स्वरूप है इतना विस्तृत है कि हम उन्हें 2 या 4 घंटों में उसका अध्ययन नहीं कर सकते। और यदि हम यह जानने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, तो भारतीय संविधान के लक्ष्य को हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान के लक्ष्य स्पष्ट इंगित होते हैं। अब हम देखते हैं कि है क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानने का प्रयास करते हैं और इसको आपने याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो आपको ये प्रस्तावना एज इट इज याद करनी है। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अभी मैं आपको बता रही थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्शों पर आधारित है। अब जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो देखिए हमें संविधान के आदर्श और लक्ष्य स्पष्ट नजर आते हैं।
हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो ये इन एक दो पंक्तियों के माध्यम से ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है नागरिकों को। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या शामिल की गई है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और आज इस लेक्चर में इन्हीं बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, या हम कह सकते हैं कि इनको विस्तार पूर्वक मैं समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले जब हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया तो उसमें 4 प्रमुख बातें हमारे सामने आती हैं। पहली कि यह इस बात की ओर इशारा करती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो उसका आरंभ इन 3 शब्दों के साथ होता है कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अर्थात जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता के द्वारा किया गया है। और लास्ट में है कि हम इसको अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो भारत का संविधान है, उसका निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही किया गया है। सेकंड, यह इस बात की भी घोषणा करती है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र राष्ट्र है तथा यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस छोटी सी प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान के समस्त आदर्शों को समाहित करने का एक सुंदर प्रयास किया गया है। और लास्ट की जो पंक्तियां हैं कि हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार करते हैं। अब इसके प्रमुख बिंदुओं का भी अध्ययन करेंगे विस्तार से। सबसे पहला जो बिंदु आता है, देखिए फिर मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसमें भारत की संप्रभुता का उल्लेख किया गया है। भारत के लिए कौन से शब्दों का उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र से क्या अभिप्राय है कि भारत बाहरी और आंतरिक रूप से पूर्णतया स्वतंत्र है। भारत की सरकार भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। साथ ही जो हमारी सरकार है वो वैदेशिक मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी दूसरे राष्ट्र का दबाव नहीं है। 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब भारत के लिए प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। लेकिन अब भारत एक स्वतंत्र देश है और एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत
किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। जो नेक्स्ट शब्द यूज किया गया है प्रस्तावना में वो है समाजवादी। देखिए, भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तब संविधान निर्माताओं के द्वारा यह कहा गया था कि अभी भारत आज़ाद हुआ है और भारत की जो व्यवस्था है या भारत को किसी एक विशेष विचारधारा के साथ बांधकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है। समाजवादी शब्द का एक साधारण अर्थ यह ले लिया जाता है कि सब के साथ एक तरह से समानता का व्यवहार, या कह लीजिए अमीर और गरीब की खाई को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। और भारत सरकार का यह प्रयास रहता है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष। इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द आजकल प्रयोग में लिया जा रहा है। इसको भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है कि भारत में सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। देखिए, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म की बहुलता है, तो ये डर रहता है कि कहीं अल्पसंख्यक लोगों के साथ कोई अत्याचार ना हो, उनको भी अपने धर्म की पूजा करने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की स्वतंत्रता हो। तो भारत ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। अब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ देने के बाद भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। राज्य सरकारों के द्वारा या देश के द्वारा किसी भी एक धर्म के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि जो शासन करने की अंतिम शक्तियां जनता के हाथों में है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। और लोकतंत्र का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, बल्कि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारत के नागरिकों को केवल अपनी सरकार को ही चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में भी उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और उनको उनके व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज लोकतंत्र किस रूप में विद्यमान है? जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, अर्थात 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट था शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य से क्या अभिप्राय है? गणराज्य से अभिप्राय है जहां राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। और भारत का
भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त नहीं करता, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी जाती है। ये वो शब्द थे जो भारत की मूल भावना को इंगित करते हैं। अब देखिए, इसमें न्याय की बात भी की गई है। और न्याय कौन से हैं? 3: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वर्गों को समानता का हक दिया जाएगा। सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं की जाएगी। ऊंच नीच की भावना नहीं रखी जाएगी। सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। इसी तरह आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है कि जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, उन पर किसी एक वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं रहेगा। और सरकारों के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है उसको कम से कम किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो और जो अधिक गरीब लोग हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य सरकारों के द्वारा की जानी चाहिए। इसी तरह राजनीतिक न्याय में जो 18 वर्ष का प्रत्येक युवक युवती उसको मत देने का अधिकार है, चुनावों में खड़े होने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है। भारत की जनता के साथ किसी भी प्रकार का जाति, लिंग या प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है और वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल भी किया गया है। इसी तरह से आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने और फिरने की स्वतंत्रता, रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ताकि वो तानाशाही, गुलामी के चक्रव्यूह से निकलकर अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें। इसी तरह समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी लोगों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई है और वे सभी अवसर प्रदान किए गए हैं जिनके आधार पर वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। उनके साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए, हमें स्वतंत्रता, समानता का मौलिक अधिकार है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। ठीक है, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को सम्मिलित किया गया है और इससे भी बढ़कर भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया गया है। उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, यदि भारत की एकता विखंडित होती है तो ना तो हमारे अधिकारों को हम सुरक्षित रख पाएंगे और ना ही हम देश को विकास की ओर लेकर जा सकते हैं। तो ये भी जरूरी है कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और यह कब बनी रहेगी? जब हमारे बीच भाईचारे और बंधुत्व की भावना निहित रहेगी। तो संविधान की प्रस्तावना
व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देती है। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। ये प्रस्तावना ऐसी प्रस्तावना है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था, वो कैसे देश का निर्माण करना चाहते थे, किस रूप में देश को जानना चाहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्शों पर आधारित है, और मैंने इसी प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं, बिंदु हैं, उनको स्पष्ट किया गया है ताकि आप समझ सकें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्शों पर कैसे आधारित है। धन्यवाद।